आज हम आपको भारत की मिट्टी भाग 2 के विषय में बताएंगे। कल हमने वन मृदा, जलोढ़ मृदा के विषय में बताया था। आज सुनिए लाल या पीली मृदा। ये लाल या पीली मृदा भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में प्राचीन शैलें हैं। उन प्राचीन शैलों का रंग लाल या पीला है। उनके घिसने से उनके जो बारीक बारीक कणों से मृदा का निर्माण हुआ है, उसे लाल या पीली मृदा कहते हैं। इसके अंदर लोहे का अंश मिला होता है। और ये जो मृदा है दो रूपों में पाई जाती है, मोटे कणों वाली और बारीक कणों वाली। बारीक कणों वाली जो मृदा है वो उपजाऊ होती है और मोटे कणों वाली जो मृदा है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, ये कम उपजाऊ होती है। चौथी मृदा है काली मिट्टी, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है ये सौराष्ट्र के भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की तरफ, जहाँ जिसमें कि आज कुछ क्षेत्र गुजरात का और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, वहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। विद्वानों का ये ऐसा मत है कि प्राचीन युग में इस क्षेत्र में भारी मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। उनसे जो निकला हुआ राख लावा वगैरह है वो धरातल के ऊपर फैल गया है। उनसे जो निर्मित मिट्टी हुई है उसका रंग काला है। ये मिट्टी उपजाऊ है। गन्ना और कपास की कृषि के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। पांचवी मिट्टी है लैटराइट मृदा। ये लैटराइट मृदा भी दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग में ही पाई जाती है, जहाँ तहाँ इस कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर भी कुछ खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है, ये जिसकी वजह से इस मृदा का नाम लैटराइट मृदा पड़ा है। ये मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती। बहुत कम क्षेत्र में इसमें अखरोट की खेती, इसमें काजू की कृषि की जाती है। छठी मृदा होती है शुष्क मृदा। ये शुष्क मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र। तो जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ की जो शैलें हैं वो नमी की कमी की वजह से बिखरी अवस्था में पाई जाती हैं। रेत जैसे मोटे मोटे कणों के रूप में मिलती है। यह भी बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है। सातवीं होती है लवण मृदा। इस लवण मृदा को ऊसर या रेहे मिट्टी भी कहते हैं। जब किन्हीं क्षेत्रों में ऊपर से वर्षा हो और वर्षा को नीचे भूमि में वो पानी जाता रहता है, जाते जाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि नीचे का पानी और ऊपर का पानी का तल एक हो जाता है। तो जब नीचे से पानी धरातल के ऊपर तक आ जाता है तो वो पानी उस मिट्टी के अंदर जो नमकीन पदार्थ हैं उन पदार्थों को घोलकर ऊपर ले आता है। और जब ऊपर का पानी धीरे धीरे जब वर्षा बंद हो जाती है, वाष्पीकरण द्वारा पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमकीले पदार्थ धरातल पर बिछे रह जाते हैं, जिससे वो मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। उसे लवण मिट्टी या ऊसर मिट्टी कहते हैं। आठवें प्रकार की मिट्टी होती है पीठमय मृदा। ये जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है। उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा खूब होती है। मुख्य रूप से हिमालय पर्वत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, कल के जो भाग 1 में मैंने बताया था कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में और जलोढ़ मिट्टी के दोनों के मध्य में जो भाग है उसको कहते हैं तराई या भावर का क्षेत्र। तो वो जो तराई का क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ होता है, उसी को पीठमय मृदा कहते हैं। यह मृदा भारत के अंदर उत्तरी हिमालय पर्वत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के दक्षिण में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी तथा समुद्र तटीय बंगाल में ये मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ होती है। तो इस तरह से मैंने आपको भारत की मिट्टियों का परिचय दिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो मिट्टी है प्राकृतिक रूप से तो जैसी बनी है, इन मिट्टियों में क्षरण होता है, इन मिट्टियों में ह्रास होता है। ह्रास से मतलब है कि जो मिट्टी है उस मिट्टी में जब उपजाऊपन कम हो जाता है उसको मिट्टी का ह्रास कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शैलों
वनस्पति और जीव जंतुओं के मृतक जो कण हैं उनके मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है। तो यदि किसी स्थान की मिट्टी में क्षरण हो जाता है, वहाँ की मिट्टी किन्हीं कारणों से उसका जो उपजाऊपन है वो वहाँ से चला जाता है, उसे मिट्टी का क्षरण कहते हैं। तो कृषि की दृष्टि से इस मिट्टी के क्षरण को रोकना अति आवश्यक है। यदि ये मिट्टी का क्षरण ना रोका जाए तो पैदावार तो होनी बंद हो जाएगी। तो इस क्षरण का जो मुख्य कारण है वो ये है कि खुले में जो मिट्टी होती है वहाँ जब वर्षा होती है तो पानी में जो उपजाऊ तत्व बहुत जल्दी घुल जाते हैं। यदि खेतों का पानी बाहर निकलता है तो उपजाऊ तत्व भी उस पानी के साथ चले जाते हैं। तो खेतों की मेड़बंद ऐसी हो कि वो पानी बाहर ना जाए, जो भी वर्षा का पानी हो वहीं पर उस खेत के अंदर रुका रहे और वाष्पीकरण द्वारा वहीं पर वो सूख जाए, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए। खुले में पशुओं को चराया जाता है तो उनके खुर भी मिट्टी को काटते हैं। वो कटी हुई मिट्टी जब हवा चलती है धीरे धीरे वो जो मिट्टी के कण वहाँ पड़े होते हैं वो हवा में उड़कर भी आगे चले जाते हैं, जिससे मृदा में ह्रास होता है, उसका क्षरण होता है। इनको रोकना अति आवश्यक है। इनको रोकने के उपाय जैसे कि वृक्षारोपण है। जो खेत हैं उनके चारों तरफ यदि वृक्ष रखे जाएं तो उनकी जो जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रहती हैं, वो मिट्टी को बहने नहीं देती, क्षरण नहीं होने देती। ये भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसे शुष्क मृदा कहते हैं, कभी और पहले ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। ये सिंधु नदी की सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदान है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। यहीं पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी की सभ्यताएं पहले पनपी थी। इसका मतलब यहाँ अच्छी पैदावार उस समय पर होती होगी जब आदमी यहाँ पर बसा था। लेकिन पश्चिमी पवनों द्वारा इस क्षेत्र में वायु के साथ में जो धूल कण हैं वो यहाँ आते रहे और यहाँ पर मोटा मोटा रेत यहाँ पर बिछ गया। दूसरा कारण ये हुआ कि ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है उस मानसून को यहाँ रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं है, अवरोधक नहीं है, जिससे ये मानसून सीधा आगे निकल जाता है और यह हिमालय पर्वत से टकराकर इधर भारत में वर्षा करता है। ये क्षेत्र वर्षा से अछूता रह जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। जब वर्षा नहीं होती तो यहाँ की जो सैलें हैं वो सैलें बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती हैं, जिससे ये शुष्क मृदा है, इसके अंदर नमी है ही ना, और पैदावार के लिए नमी अति आवश्यक है। जब नमी होती है तभी वो अच्छी मिट्टी का वहाँ पर निर्माण होता है। तो ये मृदा के क्षरण के कारण है। अब इस क्षरण को रोकने के लिए इस राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको बचाने के लिए यहाँ से इंदिरा नहर निकाली गई है, ताकि उसकी द्वारा यहाँ नमी की मात्रा भूमि में बढ़े और पैदावार कृषि योग्य ये भूमि बन जाए। तो उसके बड़े लाभ यहाँ पर हुए हैं। इसी तरह देश के अन्य क्षेत्रों में भी मिट्टी के क्षरण ना हो इसके उपाय किए जा रहे हैं। जो प्राचीन पद्धति से कृषक यहाँ कृषि करते थे उनको भी नए नए वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के तरीके उन्हें सिखाए जा रहे हैं, जिससे मृदा का क्षरण ना हो। इस तरह से मैंने ये मृदा भारत की मिट्टी का भाग 2 आपको समझाया। अब इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कल भी मैंने उसका परिचय थोड़ा सा दिया था। जैसे कि ये पीठ में मृदा है, ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है। तो ये जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, जैसा कि मैंने बताया, इस क्षेत्र के दक्षिण में हिमालय पर्वत के पैरों के पास को ये पीठ में मृदा पाई जाती है। इसको तराई या भावर का क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो तराई का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता एक ये है कि जैसे ये मानो पर्वत है और इस पर्वत पे यहाँ पर बर्फ पिघली
वर्षा हुई, वर्षा का पानी वो नीचे को चला, इस पर्वत में कहीं छिद्र हैं, कहीं कुछ हैं, उनसे ये पानी उनमें प्रवेश हुआ और इस तरह से नीचे को चलता रहता है। इस पर्वत में जहाँ तालाबों जैसे भी कुछ झीलें वगैरह होती है, उनमें भी पानी भरा रहता है। वो भी पानी धीरे धीरे जहाँ कहीं कोई स्थान पर्वत में नीचे चलने को मिलता है, क्योंकि पानी की विशेषता है ऊंचे से नीचे को चलता है, तो वो पानी नीचे को खिसकता रहता है। तो ये जो हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का जो पैरों वाला स्थान है, जिसे तराई या भावर का क्षेत्र कहते हैं, ये पर्वत है। और ये जो भाग है ये तराई या भावर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र। तो ये जो पानी है यहाँ नीचे को आकर के फिर जहाँ समतल स्थान मिलता है वहाँ को ये खिसकता रहता है। तो ये जो तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्र में यदि हम बोरिंग करते हैं तो ये पानी अपने आप ऊपर को आने लगता है। इन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं। मतलब बिना किसी शक्ति के साधन के पानी स्वयं ऊपर आता है, इसलिए इसको कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। ये भारत में हिमालय पर्वत की तलहटी के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अन्य स्थानों पर ये नहीं पाए जाते। धन्यवाद।